अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, गैस और दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में उछाल और बढ़ती महंगाई दर के इस दौर में अब एक राहत की खबर। इंडोनेशिया सरकार ने पाम ऑयल के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को अगले सोमवार यानी 23 मई से हटाने का ऐलान कर दिया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% पाम ऑयल इंडोनेशिया से आयात करता है और अब भारत सरकार और खाने पीने के तेल व्यापारियों को उम्मीद है कि इससे भारत में बाजारों में कीमतें नियंत्रित करना आसान होगा। इंडोनेशिया के पाम ऑयल के निर्यात पर 23 मई से प्रतिबंध हटाने के फैसले से दिल्ली के सबसे बड़े नया बाजार अनाज मंडी में अधिकतर तेल व्यापारी राहत महसूस कर रहे हैं। पिछले करीब 5 दशक से खाने पीने के तेल का थोक व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी कहते हैं, 28 अप्रैल को प्रतिबंध लगा तो तेल बाजार में उथल पुथल बढ़ गई थी और वनस्पति और पामोलिन की कीमत अप्रैल के आखिरी हफ्ते में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई थी। इस फैसले का असर भारत में खाने पीने के तेल की कीमतों पर करीब 3 हफ्ते में दिखना शुरू होगा। आप ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया सरकार ने जो प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है उसका असर कीमतों पर 20 दिन बाद दिखना शुरू होगा, क्योंकि माल उस समय आएगा ना। अगर आज भी माल चलेगा, 20 दिन से पहले माल नहीं आएंगे, उसको प्रोसेसिंग होगी, कुछ होगा, तब तक माल ऐसे ही रहेगा, बाजार ऐसे रहेगा। हाँ, तब तक पर जब तक ये प्रतिबंध रहा है उसकी वजह से खाने पीने के तेल बाजार में विशेषकर वनस्पति पर, पामोलिन ऑयल पर इसकी कीमतों पर कितना असर पड़ा, कितनी महंगी हुई? इसकी कीमत 10 से 15 लोग असर पड़ा है और बाजारों में किसी चीज की कमी नहीं हुई। हर माल पूरा मिलता रहा है, ऐसा नहीं कि माल नहीं मिला, लेकिन कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ी। खाने पीने के तेल के थोक बाजार में पिछले करीब 20 दिनों से उथल पुथल जारी थी और कई अहम शहरों में अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पैक्ड वनस्पति की खुदरा कीमतों में 13 से 16 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई थी। तो आपके जैसे जो कारोबारी हैं उनको नुकसान होगा? नुकसान होगा और क्या, पिछड़ा स्टॉक होगा तो नुकसान होगा और कुछ अफवाह से भी मंदा हो जाता है ना। हर आदमी एकदम मंदा हो गया, बहुत मंदा, कहीं मंदा नहीं हुआ, हो गया मंदा, कैसे हो गया, अखबार में आया मंदा हो गया, मुझे अखबार वाले दे देंगे मंदा। ये विचारधारा होती है। अच्छा, तो इंडोनेशिया के ऐलान के बाद मंदा होना शुरू हो गया? हो जाएगा, तो जिन्होंने स्टॉक करके रखा उनको नुकसान होगा? नुकसान होगा, लॉस तो होगा। एक अनुमान के मुताबिक इस साल भारत $20 बिलियन यानी करीब 1,54,000 करोड़ रुपए खाने पीने के तेल के आयात पर खर्च कर सकता है, जो 2 साल पहले के मुकाबले 2 गुना है। महंगाई को नियंत्रित करने की जद्दोजहद में जुटी भारत सरकार के लिए इंडोनेशिया सरकार द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटाने का फैसला एक राहत की खबर है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से भारत में खाने पीने के तेल बाजार में उथल पुथल कम होगी और कीमतों को नियंत्रित करना आसान होगा। अनाज मंडी से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अपनी ही बेटी के कत्ल की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी 6.5 साल बाद जेल से रिहा हो गई। शीना बोरा मर्डर केस में बुधवार को इंद्राणी को जमानत मिली थी। मीडिया से बात करते हुए इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं। 6.5 साल बाद जेल से निकलते हुए इंद्राणी मुखर्जी ने मीडिया की तरफ मुखातिब होकर हाथ दिखाया। कार में बैठने के बाद अपनी तरफ का कार का शीशा भी आधा खुला रखा था। जेल के बाहर तो इंद्राणी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन घर पहुंचने के कुछ समय बाद बाहर आकर अपनी खुशी और मन के भाव का इजहार किया। खुशी तो बहुत हो रही है अभी कुछ और दूसरे इमोशंस है नहीं, खुशी बहुत हो रही है, लेकिन सबको इंडिया के कानून के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। भले थोड़ा टाइम लगे, लेकिन न्याय है। इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि इंद्राणी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के साथ मिलकर पहले अपनी ही बेटी शीना बोरा की हत्या कर शव रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया और फिर उसके विदेश जाने की झूठी कहानी गढ़ी। वजह थी शीना बोरा और राहुल मुखर्जी के बीच प्रेम संबंध, जो पीटर और इंद्राणी दोनों को पसंद नहीं थे, क्योंकि रिश्ते में दोनों सौतेले भाई बहन थे। बाद में जांच सीबीआई को दे दी गई और सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को भी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना, ड्राइवर श्यामवर राय और पीटर मुखर्जी आरोपी हैं। ड्राइवर बाद में सरकारी गवाह बन गया और पीटर की जमानत हो गई, लेकिन इंद्राणी की जेल बरकरार रही। 6.5 साल बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी को जमानत दे दी। ट्रायल में सीबीआई बोलती है कि 237 विटनेसेस है, जिनमें से अभी सिर्फ 68 विटनेसेस एग्जामिन्ड हुए हैं 6.5 साल में,
और अभी अगर आप देखो तो 185 विटनेसेस आर येट टू बी एग्जामिन। तो अगर आप देखो 6.5 साल में सिर्फ 68 विटनेसेस, तो आप सोचो ना बाकी सारे विटनेसेस को एग्जामिन करने में उन्हें कितना लंबा समय जाएगा। जबकि वो उन्होंने सीबीआई ने सबमिशन किया कि दिल ड्रॉप सम विटनेसेस, बट डिस्पाइट ऑफ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ कैटेगोरिकली ऑब्जर्व्ड कि 6.5 साल बहुत लंबा समय है किसी को अंदर रखने के लिए। और वो अगर शी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल शी इज प्रूव्ड गिल्टी। सो बेस्ड ऑन दिस, सो फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू इनकार्सरेट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनकी पर्सनल लिबर्टी है जो इन्फ्रिंज हो रही है काफ़ी लंबे समय से, राइटली उन्हें बेल ग्रांट हुआ है। जेल में रहते हुए इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पति पीटर मुखर्जी से तलाक ले लिया था और अब वो जेल से छूटने के बाद वर्ली की इस इमारत में अकेली रहेंगी और अपने परिवार के किसी सदस्य से भी बात नहीं कर पाएंगी, यहाँ तक कि अपनी बेटी विधि से भी वो बात नहीं कर सकती, क्योंकि जमानत की शर्तों में किसी भी आरोपी और गवाह से बातचीत की मनाही है और इस पूरे मामले में इंद्राणी का पूरा परिवार कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। मुंबई से शोहित मिश्रा और कैमरामैन राजन दयालकर और प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। नक्सल प्रभावित बस्तर में स्कूल की घंटियां बजने लगी हैं। सकारात्मक ये है कि कई स्कूल वो हाथ बना रहे हैं जिन्होंने कभी बारूद लगाकर इन्हें उड़ा दिया था। दंतेवाड़ा जिले के भासी गांव के नक्सलगढ़ मासापारा में 7 से 8 साल बाद ये बदलाव दिख रहा है। बस्तर में दंतेवाड़ा का मासापारा गांव कभी नक्सलियों का गढ़ था। वहाँ पे मैं रखता हूँ, पैदल आता हूँ। आज भी वहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन वहां पहुंचकर स्कूल की घंटी सुनना अब किसी सुखद आश्चर्य से कम नहीं। इस स्कूल में सिर्फ मासापारा ही नहीं बल्कि पोटाली, बुरगुम, नहाड़ी जैसे कई और इलाके के बच्चे पढ़ने आते हैं। नक्सलियों ने साल 2004 से 2014 के बीच 10 से ज्यादा स्कूल और आश्रम भवनों को यहाँ ढहा दिया था। जिन हाथों ने इन्हें ढहाया वही अब बना भी रहे हैं। ये जो सरेंडर नक्सली हैं वो आके अपने प्रायश्चित के तौर पर इस स्कूल को बना रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो सारे नक्सलियों को कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो जल जंगल जमीन की बात करते थे, अब वो रास्ते से भटक चुके हैं, अब उनकी लड़ाई वो नहीं रही। और छत्तीसगढ़ सरकार है आदिवासियों के उनको अधिकार दिलाना चाहती है, चाहे जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो। और हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट तक पट्टा भी दे रहे हैं, उसके आजीविका के लिए सारे काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, सब वो काम कर रहे हैं। जो लघु उपज है उसके न केवल 7 पहले खरीदा जाता था, 65 खरीद रहे हैं और 65 के साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि दंतेवाड़ा जो धूर नक्सली क्षेत्र है वहाँ की लड़कियाँ डेनेक्स गारमेंट बना रही हैं। पुलिस यहाँ आके ना रुके, गांव वालों को परेशान ना करे, ऐसा टपका उन्होंने नक्सलियों ने तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद फिर इस स्कूल को दोबारा बनाया गया है। किसने बनाया? जो आत्मसमर्पण नक्सलियों द्वारा बनाया गया। संतू गुंजाम ने सरेंडर कर दिया। उनके भांजे सहित 22 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। संतू और गांव वाले अब सड़क, पानी, आंगनबाड़ी चाहते हैं। अभी बना के हम लोग बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहे, बहुत अच्छा बात। ये स्कूल को नक्सली आके थोड़े हम लोग को मेन रोड और सीसी रोड और बोर होना है। उनको बच्चे को स्कूल गंदा पानी पी रहे हैं, हम लोग को बोर का सोलर का फ्लैट डाल देना है। उसके साफ सुथरा बच्चे पढ़ाई करने के लिए कचरा पानी पी रहे हैं, वो भी बोर होना चाहिए सर। रोड की फैसिलिटी हमको मिलना चाहिए। जिस मरीज को हम मतलब हॉस्पिटल तक ले जाने का जरूरत रहता है तो वो मरीज आधे रास्ते में वो मरीज का डेथ हो जाता है, तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाता है। रोड की चाहिए और सीसी रोड और घर घर में नल कनेक्शन की जरूरत है। दंतेवाड़ा ज़िले में पिछले 2 सालों में लगभग 500 से अधिक लोगों ने जो है आत्मसमर्पण किया है और आत्मसमर्पण करने के बाद मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी और प्रशासन की तरफ से जो उनको रोज़गार के लिए अवसर चाहिए या जो भी वो आवश्यकता पेश करते हैं तो उसके लिए पूर्ति की जाती है। तो बहुत लोग को हमने पशुपालन से जोड़ा है, बहुत लोगों को हमने ट्रैक्टर प्रदान किया है। ऐसा ही एक किस्सा हमारे यहाँ भांसी का था। जब भांसी के लोगों ने जब आत्मसमर्पण किया, 18 लोगों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया था और ये जुलाई 2020 में इन्होंने एक साथ आत्मसमर्पण किया और इन्होंने मांग की कि सर हम लोग के क्षेत्र में स्कूल जो हमने तोड़ा था, जो इन्होंने वर्ष 2013-14 में ध्वस्त किया था, उसी को ये पुनर्निर्माण करना चाह रहे थे। तो इनसे ये पूछा गया कि क्या ये करेंगे और क्या ये संभव है, तो बोले हाँ सर हम करेंगे।
और वो स्कूल को फिर जिला प्रशासन ने स्वीकृत किया और 4 माह के रिकॉर्ड समय में इन्होंने वो स्कूल पूरा किया। वो बच्चे को पढ़ाई से और बीमार को दवाई से वंचित रखने का काम करती है। पर अभी की जो सरकार की रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है उससे प्रभावित होकर जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं वो इस खोखली विचारधारा की सच्चाई से को समझ पा रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। नक्सलियों की जो प्रमुख विरोध होता है वो सड़क निर्माण ही होता है एंड आर मेन फोकस इज कि सड़क बने, सड़क के साथ साथ जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो गाँव तक पहुँचे। हालांकि ऐसे कदमों के बावजूद आदिवासियों की नाराजगी भी सामने आती रही है। कुछ दिनों पहले बस्तर के कई जिलों के कलेक्ट्रेट में आदिवासी घुस गए। मुख्यमंत्री कहते हैं ये राजनीति है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस प्रकार की घटनाएं, इसके पीछे राजनीतिक लोग भी हैं जो अपना अस्तित्व खोज रहे हैं, तो वो लोग भी कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी भी उच्छृंखलता ठीक नहीं है कि आप अनुशासन तोड़ें। आपको धरना, आंदोलन, प्रदर्शन करने का अधिकार है। बहरहाल इस बीच मुख्यमंत्री बस्तर भी पहुंचे। वहां नक्सलियों के कमांडर रहे मडकम मुदराज ने उनसे कोटा में हाथ मिलाया। मुदराज अब डीआरजी में इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। बस्तर का यही विरोधाभास है। सिलगेर में साल भर से ज्यादा ग्रामीण सड़क पर बैठे हैं क्योंकि उन्हें सड़क नहीं चाहिए। वहीं मुदराज जैसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले बंदूक उठाई थी तो ग्रामीण उनके नाम से कांपते थे, आज नक्सली उनके नाम से कांपते हैं और उन्हें न सिर्फ सड़क बल्कि स्कूल, अस्पताल और बेहतर सुविधाएं भी चाहिए। दंतेवाड़ा से रौनक और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।